नमस्कार दोस्तों, प्रशांत शुक्ला की तरफ से मैं अपनी इस वीडियो में आज दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और साथ ही साथ सबसे बिंदास वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जी हां, उस वैज्ञानिक के आखिरी 10-15 वर्षों के बारे में। जी हां, आइंस्टाइन के आखिरी 10-15 वर्षों के बारे में चर्चा होगी कि क्यों उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए मना किया। चर्चा इस बात पे भी होगी कि आखिरी दिनों में वो किन्हें किन्हें याद किए। चर्चा इस बात पे भी होगी कि आखिर संगीत के प्रति उनका अथाह प्यार क्यों था। इस बात का भी खुलासा होगा कि मृत्यु के पहले पत्र में उन्होंने क्या लिखा था। मैं बिंदास कहाँ हूँ इस वैज्ञानिक को। बिंदास इसलिए कि वो बचपन में ही अपनी सेल्फ कंपोज्ड पोयम गुनगुनाते हुए और फक्कड़ अंदाज में स्कूल जाते थे। छोटी सी उम्र में ही छोटी सी नाव चलाना सीख गए थे, जो अमेरिका में आखिरी दिनों तक वो करते रहे। वहाँ लॉन्ग आइसलैंड साउंड बीच पर एक हाउस बोट किराए पर लेते थे और 2-3 दिनों तक वहाँ मौज मस्ती में रह के नौकायान करते थे। बिंदास इतने कि न्यू जर्सी के अपने निवास 112 फोर्ट मर्सर स्ट्रीट में सप्ताह में एक दिन संगीतकारों की महफिल जमती थी। ये देखिए महफिल। आइंस्टाइन कई बार अपने साक्षात्कारों में कहे हैं कि अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो मैं एक उत्कृष्ट कोटि का संगीतकार होता। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगीत उन्हें मिली थी विरासत में अपनी माँ से, क्योंकि उनकी माँ पावेल भी एक बहुत अच्छी पियानो प्लेइस्ट थी। मैं आपको आइंस्टाइन के बड़े दरिया दिल के बारे में बताना चाहूँगा कि उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। हिब्रू के शरणार्थियों के लिए स्पेशली उन्होंने कहा था कि आप जब भी चाहोगे मैं आपकी सहायता के लिए तैयार रहूँगा। सच बताऊं, इमोशनल कोशिएंट और इंटेलिजेंट कोशिएंट का इतना फाइन ब्लेंड रेयरली ही देखने को मिलता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अमेरिका में आने के बाद जर्मनी के अपने पुराने फर्नीचर्स के प्रति उनका ऐसा प्यार था कि नकली नामों का इस्तेमाल करके तस्करी के जरिए उन फर्नीचर्स को वो अमेरिका मंगाए थे। उनके आखिरी वर्षों में मानवीय संवेदनाओं की पराकाष्ठा कि मेरे पास कई ऐसे संग्रह हैं जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। उनमें से एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। शुरू में इज़राइल के निर्माण के समय जब वो विश्व में एक मुहिम की शुरुआत किया था उन्होंने, आइंस्टाइन ने, और विश्व के नेताओं से उनकी एक ओपिनियन ले रहे थे, उस समय पंडित नेहरू इज़राइल बनाने के उनके पक्ष में नहीं थे। लेकिन उसी पंडित नेहरू को अपने आखिरी वर्षों में उन्होंने इतना याद किया कि पंडित नेहरू इंदिरा गांधी के साथ उनके पास मिलने आ गए। ये देखिए, इस तस्वीर में नेहरू और आइंस्टाइन की एक निजी मुलाकात। अगली तस्वीर में इंदिरा गांधी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों को इस समय याद कर रहे थे, दोस्तों को याद किया। बर्ट्रैंड रसेल को भी इन्होंने याद किया। मीडिया में छाई खबर, कई बार मिला इन्होंने बर्ट्रैंड रसेल से। और भारतीय संवेदना, एक मानवीय संवेदना के रूप में बोस आइंस्टाइन की मीटिंग होती है बर्लिन में, और कहते हैं आइंस्टाइन कि बोस एक जीनियस आदमी। ये देखिए, प्लैंक लॉ एंड क्वांटम थियरी ऑफ लाइट दोनों मिलकर काम करते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस इनको अपनी थीसिस भेजते हैं और ये खुद उसे जर्मन में अनुवाद करके प्रकाशित कराते हैं। बर्लिन में मिलने जाते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद मिलते हैं और इतने क्षुब्ध हुए थे सत्येंद्र नाथ बोस, इतने दुखी हुए थे इनकी मृत्यु से। और ये देखिए एक तोता, इस तोते की कहानी भी मैं बताऊंगा, आइंस्टाइन के तोते और बिल्ली की कहानी में बताऊंगा। और अब चर्चा करता हूं मैं आइंस्टाइन के स्वास्थ्य की, बिगड़ते स्वास्थ्य की,
40 वर्ष की उम्र से ही इनके पाचन शक्ति में, डाइजेशन सिस्टम में बीमारियां आ गई थीं। डॉक्टर उन्हें कहे थे कि आप पाइप सिगार को बंद कर दो, लेकिन अपनी व्यस्तता और फक्कड़पन के नाते उसमें अनुशासन की कोई जगह नहीं रखते थे। वो सिस्टम, पाचन प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई थी। ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया था उन्होंने। एब्डोमिनल ऑरोटिक ऑडेरिज्म हो गया था एक्सेसिव पाइप सिगार की वजह से। मृत्यु की इच्छा भी कभी कभी जाहिर करते थे ये, और लिखा उन्होंने, आई वॉन्ट टू गो व्हेन आई वॉन्ट, इट इज़ टेस्टलेस टू प्रोलॉन्ग लाइफ आर्टिफिशियली, आई हैव डन माई शेयर, आई हैव डन माई शेयर, इट्स टाइम टू गो, इट्स टाइम टू गो, आई विल डू इट एलिजेंटली, आई विल डू इट एलिजेंटली। सर्जरी होती है बड़े दबाव में। 1949 में इच्छा के विरुद्ध सर्जरी होती है। 1950 से 1955 में के बीच अपने प्रमुख वैज्ञानिक कार्यों में उनका ये काम था, मैं लिखा हूँ जो। बाद में इंटीग्रेटेड वर्ल्ड गवर्नमेंट कि पूरा विश्व एक हो जाए, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ उनके बीबो तोते की। उनका बीबो तोता और बिल्ली, जिसे वो टाइगर कहते थे, कुत्ता भी पाल रखा था साहब आइंस्टाइन ने। अब मैं बात करता हूँ आइंस्टाइन के वसीयतनामा की। 1949 में अपने ऑपरेशन के तुरंत बाद ही वो समझे कि अब मुझे स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना वसीयतनामा कर देना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने हेलेन डुकास और ऑटो नॉथन को अपॉइंट किया। हेलेन डुकास ने उनके जो साइंटिफिक वर्क्स थे उसका प्रबंधन कार्य उनको दिया, और ऑटो नॉथन को उन्होंने अपनी फैमिली प्रॉपर्टीज़ इत्यादि के देख रेख के लिए नियुक्त किया। और वसीयतनामा का कुछ हिस्सा अपनी पहली पत्नी मिलेवा मैरिक को उन्होंने किया, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। और कुछ हिस्सा अपने दोनों बेटों हंस एल्बर्ट और एडवर्ड को उन्होंने किया। और तीसरा हिस्सा उस विश्वविद्यालय के नाम था हिब्रू यूनिवर्सिटी, जिसकी शुरुआत वो जर्मनी में रहते हुए कर दिए थे। और अपनी वसीयत के बारे में उन्होंने एक बात बताई कि मुझे जो धनराशि नोबेल प्राइज़ से मिला था वो अपनी पहली पत्नी के नाम वो करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन चूँकि दूसरी पत्नी उनके वैज्ञानिक कार्यों में बहुत सहायता दी थी, इसलिए पहले ही वसीयत से पहले ही अपने जो उनका नोबेल प्राइज़ की राशि थी वो अपनी दूसरी पत्नी को वो कर चुके थे। इसके आगे की चर्चा आप देखते रहिए। ईश्वर के बारे में इस वैज्ञानिक की अपनी निजी राय यह थी, मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान इंसान की कमजोरी के प्रतीक हैं। 18 अप्रैल 1955 की सुबह प्रिंसटन हॉस्पिटल पूरे ब्रह्मांड की जानकारी और कार्यप्रणाली के बारे में समझ रखने वाले एक युग पुरुष की मृत्यु होती है। आइंस्टाइन की इच्छा के अनुसार उनके बेटे हंस अल्बर्ट ने इसे पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया। अंतिम संस्कार में केवल 12 लोग शामिल थे। उसी दिन इविंग सेमेटेरी में अंतिम संस्कार करके डेलावेयर नदी में प्रवाहित कर दिया गया उनका अंतिम राख। अगली वीडियो में आप देखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसमें लाऊंगा मैं आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी क्यों होती है, कौन करता है,
कौन रह रहा है उनके न्यू जर्सी वाले मकान में, अंतिम शब्द क्या थे? जी हाँ, अंतिम शब्द कौन थे? कौन सुना? कौन था मोर्स फोटोग्राफर?